अब सुने सब बच्चे ध्यान से, एक बहुत जबरदस्त सवाल मैं लेने जा रहा हूं और इस जबरदस्त सवाल को सब बच्चे देखेंगे। आईआईटी में आया था और बहुत बारीक सवाल है, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दें तुरंत निकल जाता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड रेंज ऑफ, रेंज निकालनी थी y इक्वल टू लॉग एट द बेस कोसेक x -1 और यहां आ जाएगा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का होल स्क्वायर। ये दिखने में आपको जितना बर्बाद लग रहा है करने में उतना ही बर्बाद है। जब मैं यहां इसको पूरा सॉल्व करके इसकी रेंज निकालूंगा तो हो सकता है कि आपके आंखें भर आए यह सोचकर कि जिन बच्चों ने पहली बार जीवन में ऐसा सवाल एकदम से एग्जाम में देखा होगा तो उनके दिल पर, दिल छोड़ो उनकी आत्मा पर क्या बीती होगी। बिल्कुल ध्यान देंगे, बहुत बारीक सवाल है, ध्यान दीजिए। आइए इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी डोमेन से। किससे शुरुआत करेंगे? इसकी डोमेन से। तो इसकी शक्ल कुछ ज्यादा ही खराब है, चूंकि इसकी शक्ल कुछ ज्यादा ही खराब है तो हम सबसे पहले इसकी डोमेन निकालेंगे और फिर डोमेन से हम लोग रेंज की ओर बढ़ेंगे। डोमेन के लिए क्या क्या कंडीशन लगेगी? बेस पर कंडीशन लगेगी और नंबर पे कंडीशन लगेगी। अब मैं इन दोनों कंडीशनों को सॉल्व करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दीजिए बारीकी पर। देखो हमारा साइन एक्स तो -1 से 1 ही वेरी करता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर जीवन में कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स आता है तो या तो इसकी वैल्यू -1 होगी या 0 होगी या 1 होगी। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख लें, साइन एक्स केवल -1 से 1 ही वेरी करता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कभी भी जीवन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की वैल्यू या तो -1 होगी या 0 होगी या 1 होगी। इन तीन के अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी। अब बात को ध्यान दें। अब जरा लॉग का नंबर देखें। लॉग का नंबर है 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। यानी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स को 0 ले लें तो लॉग का नंबर 2 आ जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स को 1 ले लें तो लॉग का नंबर 0 आ जाएगा और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स को -1 ले लें तो लॉग का नंबर 2 आ जाएगा। इसका मतलब अब लॉग का नंबर 0 तो हो ही नहीं सकता। यहां से दो बारीक बातें आती हैं। पहली बारीक बात यह आती है कि अपनी पूरी डोमेन में लॉग का नंबर चेंज नहीं करता, लॉग का नंबर हमेशा 2 ही रहता है। अपनी पूरी डोमेन में लॉग का नंबर चेंज नहीं करता, लॉग का नंबर हमेशा 2 ही रहता है। यह पहली बारीक बात यहां पर आती है कि अपनी पूरी डोमेन में लॉग का नंबर चेंज नहीं करता, लॉग का नंबर 2 ही रहता है। देखो जहां जहां लॉग डिफाइन है वहां वहां लॉग का नंबर 2 ही आ रहा है। एक और बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें कुल मिला के इसकी डोमेन निकालनी है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स 1 कब होगा? जब खुद साइन एक्स 1 हो। और यहां से हमको पता लगा कि साइन एक्स -1 से 1 तक वेरी करेगा, बस 1 नहीं होगा। लॉग के नंबर की कंडीशन लगा के। यह बहुत बारीक बात है कि इसका नंबर वेरी ही नहीं करता, इसके अंदर लगेगा इनसाइड आउटसाइड जबरदस्त। लॉग का नंबर वेरी ही नहीं करता, लॉग का नंबर हमेशा 2 ही आ रहा है। और साथ में ये बात, अब हम बेस की कंडीशन लगाएंगे। अभी मैंने लॉग की नंबर की कंडीशन लगाई, अब मैं बेस की कंडीशन लगाऊंगा। बेस कहता है बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कोसेक एक्स -1 यानी कोसेक एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा, बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए, यानी कोसेक एक्स कभी 2 नहीं होना चाहिए, यानी साइन एक्स कभी हाफ नहीं होना चाहिए। आइए इस चीज को और आगे बढ़ाएं, यानी कोसेक एक्स वेरी करेगा 1 से इंफिनिटी में। अगर रेसिप्रोकल ले लें तो यहां से 1 से इंफिनिटी, अगर रेसिप्रोकल ले लें तो साइन एक्स वेरी करेगा 0 से 1 में।
यानी ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये सिर्फ डोमेन की कंडीशन से। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो साइन एक्स है हमारा वो 0 से हाफ वेरी करेगा और यूनियन हाफ से 1 वेरी करेगा। भाई 0 से 1 होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए और हाफ नहीं होना चाहिए। तो ये आ गई फाइनल डोमेन कि साइन एक्स 0 से हाफ और हाफ से 1। और इस पूरी डोमेन में हमें इसकी रेंज निकालनी है। यहां तक अभी हम पहुंचे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सुंदर बनाया है, मेकअप किया है कि साइन एक्स केवल यहां से यहां वेरी करेगा और उसमें इसकी रेंज निकालिए। इसके मुकाबले काफी सुंदर शक्ल है इसकी। कॉपी करो तो आगे बढ़े। अब देखिए और सुनिए बिल्कुल ध्यान से। तो हम लोग बहुत दूर तक चले आए थे, हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं कि अब हमको कुल मिला के इसकी रेंज निकालनी है जहां पर साइन एक्स 0 से हाफ यूनियन हाफ से 1 वेरी करेगा। ये हमको फाइनली पता लग गया है, या ये कहिए कि यहां तक अब हम लोग पहुंच गए हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम यहां लगाएंगे इनसाइड आउटसाइड। थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा लगेगा। यहां पर कोई एक चीज है जिसकी रेंज मुझे पता है, साइन एक्स। देखो मैं कैसे खेलता हूं। साइन एक्स 0 से हाफ यूनियन हाफ से 1, रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, कोसेक एक्स 1 से बड़ा। 1 घटा दीजिए, 1 घटा देंगे। पता ही है आप लोगों को कि कैसे करना है। लॉग ले लीजिए बेस 2 पर, बेस 2 पर लॉग ले लीजिए। इंफिनिटी का लॉग इंफिनिटी आएगा, इसके लॉग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का लॉग 0 आ जाएगा। यहां पर 1 का लॉग 0 आ जाएगा। बेस 2 पर लॉग ले रहे हैं और 0 का लॉग माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लीजिए, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, इसका रेसिप्रोकल हमारा फंक्शन बन जाएगा कोसेक एक्स माइनस। अभी मैं इसके रेसिप्रोकल लिखूंगा, इसका भी रेसिप्रोकल लिखूंगा। इसका रेसिप्रोकल उत्तेरी, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। अब यहां पर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है, यहां पर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है। यहां पर इसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी आएगा और यहां पर इसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी आएगा। जैसे ही मैं ऐसा लिख देता हूं, कुछ बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, धोखा धोखा। यहां पर 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी और यहां 0 का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी। गुरुजी अपने मन की ही कर रहे हो, किसी की नहीं सुन रहे हो। सुनो सुनो, मैं सुन रहा हूं गणित की। ये पहले भी मैंने चर्चा की है। जब भी 0 का रेसिप्रोकल की बात चले, बोर्ड पर देखें, शुद्ध 0 का रेसिप्रोकल तो हो ही नहीं सकता। अब जब भी 0 के रेसिप्रोकल लेने की बात आए तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि 0 से चिन्ह मिनन बड़े का रेसिप्रोकल लेना है कि 0 से चिन्ह मिनन छोटे का रेसिप्रोकल लेना है। अगर 0 से का रेसिप्रोकल तो संभव ही नहीं है, लेकिन 0 से चिन्ह मिनन बड़े का रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी आकाश लोक, और 0 से चिन्ह मिनन छोटे का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी पाताल लोक, और 0 का रेसिप्रोकल संभव ही नहीं होता। तो यहां देखें, यह क्वांटिटी 0 से चिन्ह मिनन बड़ी है इसलिए इंफिनिटी, और यहां देखें यह क्वांटिटी 0 से चिन्ह मिनन छोटी है इसलिए माइनस इंफिनिटी। जब भी कभी 0 का रेसिप्रोकल लेने की बात आएगी तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि 0 से चिन्ह मिनन बड़ा कि 0 से चिन्ह मिनन छोटा। तो फाइनली सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी रेंज आ गई माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। यानी ध्यान दें तो रेंज आ गई सारी वैल्यू सिवाय 0 के। छोटा सा क्वेश्चन आत्मा को छू के आता है, कॉपी कर लें। रेंज निकालने के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन बहुत बेकार दिखाई पड़े, उसकी शक्ल ठीक ना हो और कुछ ज्यादा ही उटपटांग दिख रहा है, तो हमेशा पहले डोमेन निकालें। हमेशा पहले क्या निकालें? डोमेन। उससे क्या होता है कि थोड़ा हमारी सोच सही चलती है,
हमको पता होता है कि कहां से कहां तक सोचना है, फिर रेंज निकाले। ज्यादा उटपटांग दिखने वाले क्वेश्चन में अगर रेंज पूछी गई है तो डोमेन से रेंज की ओर जाएं, वो इजी पड़ेगा। यहां तक जब हम पहुंचे तो हमने फंक्शन में काफी सारी चीजों की स्टडी कर ली। हमने सारे प्रकार फंक्शन की डेफिनेशन देख ली, फंक्शन के अलग अलग प्रकार देख लिए, फंक्शन के साथ एसोसिएटेड चीजें देख ली, रेंज और डोमेन देख लिया, सब कुछ देख लिया। और टाइप्स ऑफ फंक्शन की स्टडी कर ली, रेंज डोमेन के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तरह तरह के प्रपंची क्वेश्चन कर लिए। अब हम इस फंक्शन के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले नया कंसेप्ट बताऊंगा, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। अब मैं जो कंसेप्ट्स लेने जा रहा हूं, इन कंसेप्ट पर सब बच्चे ध्यान देंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। चाहे इक्वल फंक्शन कहिए चाहे आइडेंटिकल फंक्शन कहिए, दोनों का मीनिंग एक ही है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। सुनिए बहुत ज्यादा ध्यान से। टू फंक्शंस आर said to be equal or identical. Two functions are said to be equal or identical if they have same domain, comma, same range, and for same value of x we get सेम वैल्यू ऑफ y। उनकी डोमेन सेम हो, उनकी रेंज सेम हो और x की सेम वैल्यू रखने पर आपको y की सेम वैल्यू मिले। अगर ऐसा होता है तो दो फंक्शन को इक्वल या आइडेंटिकल कहेंगे। अरे कॉमन बात है, डोमेन भी सेम, रेंज भी सेम और x की सेम वैल्यू रखने पर आउटपुट भी सेम, तो बिल्कुल एक ही फंक्शन हो गए भैया, इक्वल आइडेंटिकल हो गए। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब मैं बताऊंगा वर्किंग रूल, जिसे हम लोग मेथड भी कहते हैं। कोई बच्चा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा, बुद्धि का इस्तेमाल साइंस में करिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में करिए। मैथ इज नॉट अबाउट माइंड, इट इज अबाउट मेथड्स एंड मैनिपुलेशन। 11वीं 12वीं की गणित दिमाग लगाने के लिए नहीं है, वो एमएससी पीएचडी में लगाइए। 11वीं 12वीं की गणित सही टीचर से पढ़ने की गणित है, जो सब मेथड और मैनिपुलेशन बताए। क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि आप बैठ के रिसर्च कर लेंगे। क्योंकि अगर आईआईटी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसका मेथड आपको नहीं पता है और आपको लगता है कि आप वहीं बैठे रिसर्च करके उसका आंसर निकाल लेंगे, तो आप जीआईटी जाएंगे, जुपिटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब आइए वर्किंग रूल। वर्किंग रूल का मतलब कि अगर हमको दो फंक्शन गिवन है तो कैसे पता करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं कि आइडेंटिकल। चलिए बात करते हैं कैसे पता करेंगे। सुनिए ध्यान से। वर्किंग रूल बड़ा सिंपल है, सिंपली फाइंड देयर डोमेन। चुपचाप उनकी डोमेन निकालिए। एंड इफ डोमेन सेम, और अगर डोमेन सेम आ गई, देन चेक वेदर दे मैथमेटिकली कन्वर्ट टू ईच अदर और नॉट। सबसे पहले आप डोमेन निकालिए। इसमें रेंज निकालने का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, रेंज निकालने का कोई फंडा होता ही नहीं है। आप सबसे पहले डोमेन निकालिए। डोमेन निकालने के बाद आप देखिए कि वो एक दूसरे में मैथमेटिकली कन्वर्ट होते हैं कि नहीं। अब बच्चे पूछते गुरुजी ये कन्वर्ट तो सुना था, ये मैथमेटिकली कन्वर्ट का क्या मतलब है। चलिए अच्छा, इंक भरने के बाद मैं बताऊंगा कि मैथमेटिकली कन्वर्ट का क्या मतलब है। हाँ, चल क्या मीनिंग है मैथमेटिकली कन्वर्ट का, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैथमेटिकली, इफ डोमेन सेम, अगर डोमेन सेम आ गई एंड मैथमेटिकली कन्वर्टेबल, then functions are equal or
आइडेंटिकल। अगर डोमेन सेम है और एक दूसरे में मैथमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर डोमेन सेम है और एक दूसरे में मैथमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं तो फंक्शन इक्वल भी होंगे और आइडेंटिकल भी। अब डोमेन की बात तो बच्चों को तुरंत हजम हो जाती है क्योंकि इससे पहले डोमेन उन्होंने पढ़ा होता है। इकलौती चीज जिसमें उनकी बुद्धि ढंग से नहीं काम करती कि गुरुजी ये मैथमेटिकली कन्वर्ट का क्या मतलब है, तो अभी समझाते हैं। कॉपी करिए, अब सुनिए ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान सुनिए। अब मैं मैथमेटिकली कन्वर्टेबल और क्वेश्चन लूंगा, सब बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले आइए, मैं काफी सारे सवाल लेने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें इन विशेष सवालों पर। सवाल कोई विशेष नहीं है, आपको ध्यान देंगे समझ में आएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1/1/x, क्या ये इक्वल और आइडेंटिकल हैं? तो जवाब है नो, नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं अरे गुरुजी 1/1/x तो उछल के x आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, डोमेन सेम नहीं है। इसकी डोमेन है r, जबकि इसकी डोमेन है r-0। देखो, किसी भी चीज का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। बच्चे इसके अंदर एक बात और बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर इसको x लिख दें, तो उसका जवाब मैं भी दूंगा। एक और फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू x²/x। क्या ये दोनों इक्वल आइडेंटिकल हैं? तो जवाब है नहीं। इसकी डोमेन है x∈R, जबकि इसकी डोमेन है r सिवाय 0 के। अब मेरी बात सुनिए, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं गुरुजी x से x को काट दो, तो डोमेन बिना छेड़े देखनी है। फंक्शन जैसा गिवन है एज इट इज डोमेन उसकी देखी जाती है, उसको देखकर कंडीशन रखेंगे। यहां पहली कंडीशन आएगी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, डोमेन हमेशा बिना छेड़े देखनी है। डोमेन में फंक्शन को जरा सा भी छेड़ना नहीं है। फंक्शन छेड़ा डोमेन बदली, फंक्शन छेड़ा डोमेन बदली, बिल्कुल ध्यान रखें। ये देखिए, डोमेन हमेशा बिना छेड़े देखनी है। यहां पर भी इसके डिनोमिनेटर में 1/x है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में x है, तो x से 0 नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि गुरुजी मैं काट दूं, फिर नहीं काटना नहीं है। ध्यान रखना, जब भी फंक्शन गिवन होता है तो जैसा फंक्शन आपकी आंखों के सामने लिखा है बिल्कुल उसी से डोमेन देखनी है, बिना कोई सिंप्लीफिकेशन के, बिना कोई मैनिपुलेशन के, बिना जरा सा भी फंक्शन छेड़े। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी फंक्शन की डोमेन बिना छेड़े देखनी होती है, जरा सा भी फंक्शन को छेड़ना नहीं होता है। तो दोनों के दोनों ही आइडेंटिकल नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। 1x² - 1 और दूसरा फंक्शन था x - 1x + 1। सवाल उठता है कि क्या ये इक्वल आइडेंटिकल है कि नहीं? नहीं है, नो। क्यों नहीं है? अरे दोनों की डोमेन ही सेम नहीं है। इसके अंदर x की बहुत बड़ी लार्ज नेगेटिव वैल्यू रख सकते हो, जैसे x को -2 रख सकते हो, लेकिन यहां x को -2 नहीं रख सकते। अगर इसके डोमेन की बात करें तो x² - 1 > 0, केवल यही कंडीशन आएगी, यानी x - 1 × x + 1 > 0, यानी यहां पर डोमेन निकल के आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 या 1 से बड़ा और -1 या -1 से छोटा। जबकि अगर यहां पर बात करें तो x - 1 > 0 इंटरसेक्शन x + 1 > 0 दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, डिवाइड होंगे, तो क्या करते हैं, सबका अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहां से ये कहेगा 1 या 1 से बड़ा, ये कहेगा -1 या -1 से बड़ा, कुल मिला के डोमेन आ जाएगी 1 या 1 से बड़ा। दोनों की डोमेन ही सेम नहीं है। आप उनको देखो, मेरी बात सुनो, पहले देखना है डोमेन सेम है कि नहीं, फिर देखना है गणितीय रूप से बराबर है कि नहीं, मैथमेटिकली इक्वल है कि नहीं। आमतौर पर ये मैथमेटिकली इक्वल दिख रहे होंगे आपको, इसी का मतलब होता है मैथमेटिकली कन्वर्ट, मैथमेटिकली इक्वल। लेकिन ये हमेशा इक्वल नहीं होते, 1 से बड़े पर इक्वल होते हैं, क्योंकि 1 इनकी डोमेन का कॉमन पोर्शन है। ध्यान देना, पहले डोमेन देखेंगे, अगर डोमेन सेम है तब देखेंगे कि भैया गणितीय रूप से बराबर है कि नहीं। एक और क्वेश्चन,
जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये इक्वल है? क्या ये आइडेंटिकल है? तो जवाब होगा यस गुरुजी, यस, ये आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन भी आर है और इसकी डोमेन भी आर है। क्या डोमेन सेम होने से आइडेंटिकल हो गए? नहीं, सिर्फ डोमेन सेम होने से आइडेंटिकल नहीं हुए, सिंघम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी हमेशा 1 ही आएगी, क्योंकि सिंघम को मतलब ही नहीं है कि उसके अंदर वैल्यू क्या है। सिंघम को केवल मतलब है कि उसके अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस। सिंघम बाबा की जय हो। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो आजकल प्ले ग्रुप में सिखा दिया जाता है। एडमिशन के टाइम प्ले ग्रुप पे पूछते हैं, बताओ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। तो ये दोनों मैथमेटिकली बराबर हैं, दिखने में बिल्कुल अलग है, एक सिंघम है एक ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन मैथमेटिकली बराबर हैं दोनों 1। पहले डोमेन देखेंगे, अगर डोमेन सेम आ गई तब देखेंगे कि मैथमेटिकली बराबर हैं कि नहीं। यहां पर ये मैथमेटिकली बराबर तो हैं लेकिन डोमेन सेम नहीं है। दो के दोनों होने चाहिए, मैथमेटिकली बराबर भी होने चाहिए, डोमेन भी सेम होनी चाहिए। अगर मैथमेटिकली बराबर भी हैं, डोमेन भी सेम है, तब बोलेंगे इक्वल और आइडेंटिकल। यहां मैथमेटिकली बराबर तो है लेकिन डोमेनवा सेम नहीं है, यहां मैथमेटिकली बराबर तो है लेकिन डोमेनवा सेम नहीं है, यहां मैथमेटिकली बराबर तो है लेकिन डोमेनवा सेम नहीं है। यहां दिखने में नहीं लग रहा मैथमेटिकली बराबर है, लेकिन है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आती है और डोमेनवा सेम है, इसलिए हाँ ये इक्वल और आइडेंटिकल। कॉपी करिए। अब सुनेंगे ध्यान से, और क्वेश्चन लेते हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन पे, और सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे ताकि उनको बात समझ में आए। एक फंक्शन मान लीजिए है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स। बताइए इक्वल आइडेंटिकल है कि नहीं? देखो दो चीजें हैं, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, आप सुनिए, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक एक बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होना चाहिए। अब सुनिए, सोचिए, थोड़ी बात है। दो चीजें हैं, मैथमेटिकली इक्वल होने चाहिए और डोमेन सेम होनी चाहिए, बस। तो मैथमेटिकली इक्वल तो दिख ही रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाएगा। अब बस डोमेन वहां चेक कर लेते हैं। ये महाराज कहते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। वाह गुरुजी वाह, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया निकल के। यहां पर दो कंडीशन लगेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से निकल के आएगा x लेस देन इक्वल टू 1, यहां से निकल के आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कॉमन ले लेंगे तो -1 से 1। वाह, मैथमेटिकली इक्वल तो दिख ही रहे थे, डोमेन भी सेम आ गई, तो बस आइडेंटिकल, यानी ये दोनों के दोनों फंक्शन इक्वल भी हैं और आइडेंटिकल भी। एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। f(x) दे रखा है log एट द बेस e ऑफ x और gx दे रखा है 1 अपॉन log एट द बेस x ऑफ e। आओ देखें इक्वल आइडेंटिकल है कि नहीं। तो दो चीजें देखनी है, क्या ये मैथमेटिकली बराबर है? हाँ, मैथमेटिकली तो बराबर है, रेसिप्रोकल रहता है। दूसरा, डोमेन सेम है कि नहीं? नहीं, डोमेन सेम नहीं है। इसमें x को 1 रख सकते हो जबकि इसमें x को 1 नहीं रख सकते। तो मैथमेटिकली तो बराबर थे लेकिन डोमेनवा सेम नहीं है, इसलिए नो, ये इक्वल आइडेंटिकल नहीं है। जरा इधर देखें, अगर मान लीजिए f(x) आ जाए log एट द बेस x ऑफ e और gx आ जाए 1 अपॉन log एट द बेस e ऑफ x। अब मैथमेटिकली तो बराबर है ही, बस डोमेन देखिए। तो इसका डोमेन भी आएगा x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1, इसका डोमेन भी आएगा x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1। हैं ये दोनों इक्वल या आइडेंटिकल? कॉपी करिए। अब गजब का कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सब बच्चे बिल्कुल कंसेप्ट पर ध्यान दें। अपन ने जब फंक्शन की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के फंक्शन होते हैं। कितने प्रकार के? 4। 1 1 on 2, 1 1 into, many 1 on 2, many 1 into। याद होगा आप लोगों को?
ग्राफ से मैंने आपको देखने में बताया था कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1, ये सारी। तो 1 1 on 2, 1 1 into, मैनी 1 on 2, मैनी 1 into, 4 प्रकार के फंक्शन होते हैं। याद आया कि नहीं याद आया? याद आ गया होगा। कुछ बच्चे बैठ के खोपड़ी खुजा रहे हैं, लेकिन खोपड़ी ना खुजाएं, बिल्कुल याद आना चाहिए। अब सुनेंगे ध्यान से। अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शंस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम ऑन फंक्शन। क्या बताने जा रहा हूं? पीएनसी बेस्ड प्रॉब्लम। अब बोलोगे फंक्शन में भी पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यस, फंक्शन में भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मैं आपको जैसे इसको बताने जा रहा हूं, एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनिएगा। आपका जीवन में कभी इसका कोई सवाल गलत होगा ही नहीं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं समझते हैं। यहां पर थोड़ा कंसेप्ट है। अब सुने ध्यान से। मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ए से बी, तो ए क्या हो गई? ए हो गई उस फंक्शन की डोमेन। सुनिए, सिर्फ मुझे सुनिए, मुझे देखिए, मुझे सोचिए, मेरे अलावा ना कानों में कुछ पड़े, ना आंखों में, ना दिमाग में। ये देखिए, एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी। ए हो गई फंक्शन की डोमेन और बी हो गई फंक्शन की कोडोमेन। रेंज नहीं, कोडोमेन। रेंज तो पता नहीं यार, ऑन टू है कि इनटू। तो हम क्या करते हैं, आपको इजीली ध्यान रहे इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को डी कह देते हैं। स्मॉल डी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन को स्मॉल सी कह देते हैं। स्मॉल सी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, डी का मतलब डोमेन में एलिमेंट्स की संख्या, और सी का मतलब कोडोमेन में एलिमेंट्स की संख्या। अब यहां पर एक सेट है, यह है सेट ए, इसमें कुछ एलिमेंट हैं। यहां पर एक सेट है, यह है सेट बी, इसमें भी बहुत सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट हैं। आहा, कितना सुंदर है। ओके, आपसे इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस कैसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं मैं बताता हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल फंक्शन, टोटल कितने फंक्शन ए से बी में डिफाइन किए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कितने ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इसमें कितने 1 1 फंक्शन बनाए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने 1 1 ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इसमें कितने 1 1 इनटू बन सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कितने माइनी 1 फंक्शन बनेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कितने माइनी 1 ऑन टू फंक्शन बनेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कितने माइनी 1 इनटू फंक्शन बनेंगे। ये इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सवाल आता है। ऐसे बोल देते हैं सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट हैं, बताइए कितने ऑन टू बन सकते हैं, बताइए कितने इनटू बन सकते हैं, बताइए कितने 1 1 बन सकते हैं, बताइए कितने माइनी 1 बन सकते हैं, कितने 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू। लेकिन आप देखिए इन 9 सवालों के अलावा और कोई सवाल आ ही नहीं सकता। 1 1 माइनी 1 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू माइनी 1 ऑन टू माइनी 1 इनटू, सब कवर्ड है इसके अंदर। दिख रहे हैं आप, सब कुछ आ गया, टोटल फंक्शन भी आ गया। अब राज की बात यह ध्यान रखनी है कि ये 4 इधर लिखे हैं, ये 5 इधर लिखे हैं। ये चारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर की थ्योरी की मदद से निकलेंगे और ये 5 इनकी मदद से निकलेंगे। ध्यान देना, ये चारों पीएनसी की मदद से निकलेंगे और ये 5 इनकी मदद से निकलेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये चारों के चारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकलेंगे। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं निकलेंगे, ये इनकी मदद से निकलेंगे। तो आओ पहले मदद वाला हिस्सा कर लेते हैं। सुनिए,
सुनिए, 1 1 इंटू, अब आपने 1 1 फंक्शन की संख्या निकाल ली है, आपने 1 1 ऑन टू की निकाल ली है। अब बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कोई भी 1 1 फंक्शन या तो 1 1 इंटू होगा या 1 1 ऑन टू होगा। देखो 4 ही प्रकार के फंक्शन है, 1 1 ऑन टू, 1 1 इंटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इंटू। तो कोई भी अगर 1 1 फंक्शन है या तो वह 1 1 ऑन टू होगा या 1 1 इंटू होगा। तो अगर जितने आपके पास 1 1 फंक्शन है उनमें से आप घटा दें 1 1 ऑन टू, तो केवल बच गया 1 1 इंटू। उनमें से आप घटा दें 1 1 ऑन टू, तो केवल बच गया 1 1 इंटू। 1 1 फंक्शन, कोई भी फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। आपने टोटल फंक्शन की संख्या निकाल ली है। कोई भी फंक्शन लेंगे आइदर इट विल बी 1 1 और मैनी 1। तो जो टोटल फंक्शंस हैं, अगर टोटल में से हम 1 1 फंक्शन की संख्या घटा दें, सॉरी हमको 1 1 चाहिए तो 1 1 तो कैलकुलेटेड है, माइनस 1 इसकी जरूरत नहीं थी, 1 1 इंटू इसको जरूरत नहीं, 1 1 गड़बड़ आ गया, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड। मैनी 1 की बात करें, मैनी 1 कोई भी फंक्शन अगर अपन ले या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। तो अगर टोटल फंक्शन में से अगर हम 1 1 फंक्शन घटा दें तो मैनी 1 फंक्शन, कुछ रह गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 1 1 आ गया, मैनी 1 आ गया, 1 1 ऑन टू आ गया, 1 1 इंटू आ गया, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इंटू। अच्छा, ये लगता है ज्यादा बार लिख दिया, इसकी नंबरिंग हम ठीक कर लेते हैं, 6 7 और 8। 1 1 इंटू तो आ ही गया, 1 1 इंटू सारे ही आ गए, बस यही है। ठीक है, अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान देखिए। ऑन टू इंटू फंक्शन, अरे रे रे रे, केवल इंटू फंक्शन रह गया। अब ठीक है, अब आगे आगे आओ इंटू देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन या तो ऑन टू होगा या इंटू होगा। तो अगर आप टोटल फंक्शन में से ऑन टू की संख्या, देखो ये चारों, सुनो ध्यान से, बार बार दोहराऊं, ये चारों परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निकलेंगे, पर ये पांचों परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं निकलेंगे, ये पांचों इन चारों की मदद से निकलेंगे। तो पहले इनको देख लो। इनटू फंक्शन, कोई भी दिया गया फंक्शन या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा। तो टोटल फंक्शन में से अगर आप ऑन टू फंक्शनों की संख्या घटा दोगे तो क्या मिलेगा? इनटू फंक्शन। अब आ जाइए मैनी 1 ऑन टू, सोचवा रहा हूं, सोचिए, मैनी 1 ऑन टू, कोई भी ऑन टू फंक्शन या तो 1 1 ऑन टू होगा या मैनी 1 ऑन टू होगा। कोई भी ऑन टू फंक्शन या तो 1 1 ऑन टू होगा या मैनी 1 ऑन टू होगा। तो जितने भी ऑन टू फंक्शन है, अगर उनमें से मैं 1 1 ऑन टू घटा दूं तो ये मिल गया। और सबसे खतरनाक है मैनी 1 इंटू। क्यों ये सबसे खतरनाक है? क्योंकि ये इनकी मदद से नहीं निकलता, ये इन चारों की मदद से निकलता है। इसको सोचने के दो तरीके हैं, या तो मैनी 1 लेके सोचो, या तो मैनी 1 लेके सोचो या इंटू लेके सोचो। आप अगर सारे मैनी 1 फंक्शन में से अगर मैनी 1 ऑन टू घटा दोगे तो मैनी 1 इंटू बचेगा, या सारे इंटू फंक्शंस में से आप 1 1 इंटू घटा दोगे तो भी मैनी 1 इंटू बचेगा। इन चार की मदद से ये चार निकलते हैं, और ये तो खतरनाक है मैनी 1 इंटू। पहले इन चारों से ये चार निकालो, फिर इनसे ये निकलता है। मैनी, एक बार मैं फिर समझा देता हूं, सुन लो। ये चार परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निकलेंगे, तो इन चारों को निकालना भी मैं सिखा दूंगा, कोई खास बात नहीं है। मेन बात ध्यान रखनी है, यही चार पीएनसी से निकलते हैं, बाकी ये सब इनकी मदद से निकलते हैं। तो पहले मदद वाला काम कर लेते हैं। 1 1 इंटू, कोई भी 1 1 फंक्शन या तो 1 1 ऑन टू होगा या 1 1 इंटू होगा। तो सारे 1 1 फंक्शनों में से 1 1 ऑन टू घटा दो तो क्या बच गया? 1 1 इंटू। मैनी 1, कोई भी फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। तो टोटल में से 1 1 घटा दो, मैनी 1। मैनी 1 ऑन टू, कोई भी ऑन टू फंक्शन
या तो 1 1 ऑन 2 होगा या मैनी 1 ऑन 2 होगा। तो ऑन 2 में से 1 1 ऑन 2 घटा दो, इनटू फंक्शन। कोई भी फंक्शन या तो ऑन 2 होगा या इनटू होगा, तो टोटल में से ऑन 2 घटा दो। सबसे खतरनाक मैनी 1 इनटू, इसको दो तरीके से सोचा जा सकता है। मैनी 1 इनटू मैनी 1 फंक्शन या तो मैनी 1 ऑन 2 होगा या मैनी 1 इनटू होगा। तो मैनी 1 में से अगर मैनी 1 ऑन 2 घटा दें तो मैनी 1 इनटू आ गया। इनटू की नजर सोचो, कोई भी इनटू फंक्शन या तो 1 1 इनटू होगा या मैनी 1 इनटू होगा। तो अगर इनटूओं में से 1 1 इनटू घटा दे तो कौन बच गया? मैनी 1 इनटू। ये हो गए उधर के जवाब। अब हम लगाएंगे पी एंड सी। पहले कॉपी करिए। तो बेसिक कंसेप्ट अपन सब कुछ पूरा समझ चुके हैं और बेसिक कंसेप्ट अपने को समझ में आ गया है। अब सवाल उठता है कि गुरु जी ये सब तो बातें ठीक हैं, अब ये बताइए इनको कैसे निकालेंगे। सुनिए ध्यान से। टोटल फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से मैच होना चाहिए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? डी एलिमेंट है। पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? सी चॉइस है। किसी से भी जोड़ दो जिससे मन करे। दूसरे एलिमेंट के पास भी सी चॉइस है। सी चॉइस क्यों है? सी -1 क्यों नहीं है? क्योंकि जिससे आप पहले वाले को जोड़ चुके हो उससे भी दूसरे वाले को जोड़ सकते हो। सोचो, अगर मेरे को एक फंक्शन बनाना है तो यहां पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? सी चॉइस है। किसी से भी जोड़ दो। दूसरे के पास कितनी चॉइस है? फिर सी चॉइस है। सी ही चॉइस क्यों है? सी -1 क्यों नहीं हो गई? क्योंकि जिससे एक एलिमेंट जुड़ चुका है उससे भी ये जुड़ सकता है। तीसरे के पास भी कितनी चॉइस है? सी चॉइस। सी 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 हाउ मेनी टाइम्स? डी टाइम्स। तो ये आ गया सी की पावर डी। इतने फंक्शन बनेंगे। एक बार फिर समझा देता हूं। यहां पर कितने एलिमेंट है? यहां डी एलिमेंट्स हैं। अब आपको इनको लिंक कर करके फंक्शन बनाना है। तो जब आप लिंक करने की शुरुआत करते हैं तो पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? सी चॉइस है। पहले से मैप कर दो, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, सी से मैप कर सकते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट है सी चॉइसेस। सेकेंड एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? अगेन सी चॉइस है। थर्ड एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? अगेन सी चॉइस है। फोर्थ एलिमेंट के पास कितनी चॉइस? अगेन सी चॉइस है। यहां पर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसको जोड़ने के लिए यहां पर सी लोग तैयार हैं। तो सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी हाउ मेनी टाइम्स? डी टाइम्स। डी टाइम्स क्यों? क्योंकि यहां डी एलिमेंट मौजूद है। तो आंसर आ जाएगा सी की पावर डी। क्लियर हुआ सब बच्चों को? ये हो गया। अब आइए 1 1 फंक्शन। अब ध्यान से सुनना, ये चारों को मैं एक एक करके निकालता हूं। थोड़ा सुनेंगे ध्यान से, नहीं सुनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं निकालना चाहता हूं 1 1 फंक्शन। अब थोड़ा सोचो सोचो। 1 1 का मतलब है एक को एक ही से जोड़ना है। अब मेरी बात सुनिए। मान लीजिए यहां पर 4 एलिमेंट है और यहां पर मान लीजिए 1 एलिमेंट है और यहां पर 4 एलिमेंट है। क्या अगर यहां 4 होंगे यहां 1 होगा तो 1 1 बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि एक को एक ही जोड़ना है। क्या यहां 2 एलिमेंट होगा तो 1 1 बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या 3 एलिमेंट होगा तो 1 1 बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या यहां 4 एलिमेंट होगा? हाँ, अब बन सकता है 1 1। क्या 5 एलिमेंट होगा? हाँ, अभी भी बन सकता है 1 1। क्या 6 एलिमेंट होगा? अभी भी बन सकता है 1 1। अच्छा, अगर यहां 4 एलिमेंट है तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन तभी बनेगा when c is greater than or equal to d। जब कोडोमेन में एलिमेंट की संख्या इससे ज्यादा हो। अरे तुम खुद ही शर्त रख रहे हो कि एक को एक से जोड़ो और यहां कोई ना छूटे। भाई फंक्शन में शर्त है ना, यहां कोई ना छूटे, और फिर बोल रहे हो एक को एक से जोड़ो और यहां कोई ना छूटे। अगर एक को एक से जोड़ रहे हो और यहां कोई ना छूटे तो यहां कम से कम उतने तो हो जितने यहां हैं। अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं तो इसमें कम से कम 4 तो होने चाहिए। 4 से ज्यादा चलेगा। अच्छा, आप देखो इधर ध्यान से। मान लो इसमें 6 एलिमेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे? इन 6 में से कोई भी 4 चुन लो और उन 4 को इन 4 में बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो यहां C एलिमेंट है और यहां D एलिमेंट है। इन C एलिमेंट में से कोई भी D एलिमेंट चुन लो और इन चुने गए D एलिमेंट को
इन डी में बांटने के तरीके डी फैक्टोरियल। एक बार फिर समझा देता हूं, यहां 1 1 फंक्शन बनाने हैं और फंक्शन की शर्त के कारण यहां कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ओहो, यहां कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और एक एक से ही जुड़ना चाहिए। अच्छा, यहां कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और एक एक से जुड़ना चाहिए। इसका मतलब कम से कम जितने यहां हैं, भाई 10 लोग लाइन में खड़े हैं और हर एक को एक कचौरी तो देनी ही है, कोई भी वंचित ना रह जाए, तो कम से कम 10 कचौरियां तो चाहिए ही होंगी। वैसे ही समझे, ये लोग हैं, ये कचौरियां हैं, ये लोग हैं, ऐसे ये लोग हैं, ये कचौरियां हैं, ऐसे। तो अब सोचो, यहां पर अगर 4 एलिमेंट हैं तो 1 1 फंक्शन तभी बनेगा जब कम से कम यहां 4 एलिमेंट हो। 4 से अधिक भी चलेंगे। अब मान लीजिए यहां 6 एलिमेंट होगा, यहां 4 हैं, तो कितने 1 1 बनेंगे भाई साहब? बहुत आसान है। इन 6 एलिमेंट में से कोई भी 4 एलिमेंट चुन लो। इन 6 में से कोई भी 4 चुनने के तरीके 64। इन चुने गए 4 एलिमेंट को इन 4 लोगों में बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो ये बन गया CCD डी फैक्टोरियल। CCD से याद भी रखें, कैफे कॉफी डे याद रखना भी इजी है। CCD, इन C एलिमेंट में से कोई भी D एलिमेंट चुन लो और इन D एलिमेंट को इन D को देने के तरीके D फैक्टोरियल। ये हो गया 1 1 फंक्शन। अब मैं बताऊंगा तीसरा 1 1 on 2। अच्छा, इसके अंदर बच्चे एक और चीज पूछते हैं, सर अगर C लेस देन D हो गया तो कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे? तो एक भी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। सोचो, अगर यहां 4 एलिमेंट हैं और यहां 2 ही एलिमेंट हैं तो 1 1 बन ही नहीं सकता भाई, कॉमन सेंस। अच्छा, एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए, कितने 1 1 on 2 बनेंगे? यार मतलब गजब ढा रहे हो। 1 1 भी हो, on 2 भी हो, एक एक से जुड़े और कोई छूटे भी नहीं। तो ऐसा तो तभी होगा जब C और D बराबर हो। यहां पर वही बात, अगर C नॉट इक्वल टू D तो उस स्थिति में 1 1 on 2 फंक्शन की संख्या 0 हो जाएगी। एक भी 1 1 on 2 नहीं बने। खुद सोचो, 1 1 on 2 का मतलब एक एक से जुड़े और कोई छूटे भी नहीं। वाह, एक एक से जुड़े और कोई छूटे भी नहीं। तो ऐसा तो तभी संभव होगा जब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। जब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तभी ऐसा होगा कि एक एक से जुड़े और कोई छूटे भी नहीं। चलिए, अब सवाल उठता है 1 1 on 2। अब खुद सोचो यार, यहां भी 4 एलिमेंट हैं, यहां भी 4 एलिमेंट हैं, 4 को 4 में बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आएगा C फैक्टोरियल या D फैक्टोरियल। एक लौती चीज बच गई, on 2। कॉपी करो तो बताओ कितने on 2 बनेंगे। अब हम बात करेंगे on 2 फंक्शन की। आखिरी चीज, सब कुछ पढ़ा दिया, इसके अंदर ऐसा कोई सवाल बन ही नहीं सकता जो आप ना कर पाए। बाल कटाने हैं। अच्छा, अब सुने ध्यान से, on 2 फंक्शन सुनिए। ओके, मान लीजिए यहां पर 4 एलिमेंट है और यहां पर 1 एलिमेंट है, तो क्या on 2 फंक्शन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकता हूं। चारों को एक से जोड़ दो। on 2 का मतलब यहां कुछ ना छूटे, ये A है और ये B। अच्छा, यहां 2 एलिमेंट है तो क्या on 2 बना सकते हो? हाँ, बना सकता हूं। ऐसे जोड़ दीजिए। अच्छा, मान लीजिए 3 एलिमेंट है तो क्या on 2 बना सकते हो? हाँ, बना सकता हूं। अच्छा, क्या 4 एलिमेंट है तो क्या on 2 बना सकते हो? हाँ, बना सकता हूं। क्या यहां 5 एलिमेंट है तो on 2 बना सकते हो? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि शर्त है कि एक को मैक्सिमम एक ही से जोड़ सकते हैं ना। तो अगर यहां 5 एलिमेंट हो गए तो on 2 नहीं बनेगा। इसका मतलब on 2 तभी बनेगा when C is less than or equal to D। ये सब शर्त है, शर्त है। अगर C greater than D then no on 2 फंक्शन पॉसिबल। अगर C D से बड़ा है तो एक भी on 2 फंक्शन संभव ही नहीं होगा यार, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में बड़े लोग कह गए एक को एक से जोड़ सकते हो। अच्छा, अगर एक आदमी एक ही आदमी को मारता है तो 4 आदमी कितनों को मार सकते हैं? 4 को यार, 4 से अधिक को मार ही नहीं पाएंगे। अगर एक आदमी सिर्फ एक कचौरी खाता है, कचौरी कोटा कचौरी बहुत अच्छी, अगर एक आदमी सिर्फ एक ही कचौरी खाता है
तो 10 लोग कितनी कचौरी खाएंगे? सिर्फ 10। अगर 11 कचौरी दे दोगे तो 11वीं कचौरी कौन खाएगा? गुरुजी खाएंगे। सुनो ध्यान से, अब यहां पर शर्त है कि एक को एक ही से रिलेट कर सकते हो। तो अगर यहां 4 एलिमेंट हैं तो मैक्सिमम यहां कितने हो सकते हैं? 4। अगर 4 से ज्यादा होंगे तो बच जाएंगे यार, वो कचौरी हम खाएंगे। अच्छा, अब सवाल उठता है कि चलो ठीक है, अगर C लेस देन D है तो कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? यहां पर लगेगी आपका रियल दिमाग। अब सुनिए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस will be equal to number of ways of distribution of D books among C students so that each gets at least one book। यहां पर आपको अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। पहली बार बुद्धि। ऑन टू फंक्शन, उतने ही ऑन टू फंक्शन बनेंगे जितने प्रकार से आप डी किताबों को सी बच्चों में बांट सकते हो, ताकि हर बच्चे को कम से कम एक किताब मिले। अब इसको मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम कैलकुलस और फंक्शन पढ़ रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि मुझे नहीं आता, मुझे आता है, लेकिन यहां इस टॉपिक को खोलने का कोई मतलब नहीं है। ये मैंने पूरा लिख दिया ही, आप खुद की बुद्धि से करेंगे, अपनी बुद्धि से। अच्छा सुनो, उतने ही ऑन टू फंक्शन बनेंगे जितने प्रकार से आप डी किताबों को सी बच्चों में बांट सकते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी सेम एज the number of ways in which you can distribute D books to C students so that each gets at least one book। ये आपको स्वयं की जो आपने PNC सीखी है उससे करना है। कॉपी कर लीजिए।